हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, जो कि इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्जाम्स एवं IAS में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS किसी भी स्टेट का हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और जनरल कंपटीशन जैसे कि BSSC के द्वारा जो इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं बिहार दरोगा एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, या अन्य स्टेट में भी जो शिक्षक के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। ठीक है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 1950 में अपनाया गया था, 1950 में। ठीक है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकेंड है, ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था? तो कब से? तो 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया था राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 से ही अपनाया गया था, ध्यान रखेंगे। डी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से सही है देखना है। तो देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तो सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ये भी सही है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए पहला क्या है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तो सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो दूसरा भी सही है, तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया। ठीक है, पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो सही बात है, पूर्ति करता है। और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ये भी सही है। ठीक है, गृहीत संविधान कहा जाता है। देखिए कथन क्या है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो सही है, करता है। और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही, ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन, जिससे और अच्छे से पता चलेगा। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें
विभिन्न देशों के संविधानों के तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? तो मौलाना आजाद ने की थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आजाद ने। ठीक है, सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। ठीक है, वयस्क मताधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था? सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने ऐसा सुझाव दिया था। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है किसका? तो आइवर जेनिंग्स का है, आइवर जेनिंग्स का। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन आइवर जेनिंग्स का है, डी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे से पता चलेगा। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कहा था ऑस्टिन ने। ठीक है, ऑस्टिन ने कहा था। देखिए एक्सप्लेनेशन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? कितनी महिला सदस्याएं थी? तो 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो वो थी 15। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जिनके नाम इस प्रकार है। विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम इजाज रसूल, एनी मस्करिनी, अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संविधान पर विदेशी प्रभाव के बारे में देखेंगे। ठीक है, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान पर विदेशी प्रभाव, ठीक है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में। ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म? तो संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से ली गई है? तो यूएस, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, यूएसए से। ठीक है, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित के संविधान से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संघात्मकता व्यवस्था निम्नांकित में से किस देश से संबंधित है? तो भारत की संघात्मकता व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से संबंधित है संघात्मक व्यवस्था। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। ठीक है, भारत में है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, इसी रूप में भिन्न है भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली से। ठीक है, भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है, लेकिन वहाँ पे नहीं है ब्रिटेन में, तो डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू हैं। ठीक है, वहाँ भी क्या क्या लागू है? तो इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों के संसदीय प्रणाली में लागू हैं। लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन भारत में है, लेकिन वहाँ पे ब्रिटेन में नहीं है, तो इसी रूप में भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है, दोनों में है। ठीक है, भारत में भी है न्यायिक पुनर्विलोकन और यूएसए में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में है। वस्तुतः भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना यूएसए के संविधान से ली गई है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो क्या संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारत में भी है और यूएसए में भी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है?
तो क्या पाया जाता है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय वहां भी है और भारत में भी है। डी आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारत एवं अमेरिका में समान रूप से पाया जाता है। दिए गए अन्य लक्षण दोनों देशों में समान नहीं है। एकल नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां भारत में पाई जाती हैं, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में न्यायपालिका की द्वैधता संघ एवं राज्य स्तर पर, ठीक है, अमेरिका में न्यायपालिका की द्वैधता है, ठीक है, संघ में भी वहां पे न्यायालय है और राज्यों स्तर पर भी है, जबकि भारत में एकल न्यायपालिका है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, यही सही है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। ये वाला सही है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर होगा। देखिए, अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उद्देश्य है, उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज्यादा उचित है, ठीक है। किंतु भारतीय संविधान जो है एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज्यादा उचित है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया की देन है, बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, कहां से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ठीक है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, कहां से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी आंसर होगा। काफी बार पूछे जाते हैं कि कहां के संविधान से क्या ली गई है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, करते चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था, कहां से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है कि देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है, तो कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, तो आयरिश गणतंत्र के। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में
भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, तो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। ये आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के लक्षण और एक तरफ है किस देश से गृहीत है, किस देश से लिया गया है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। देखिए मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, और शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से, तो आपको पता है कि ब्रिटेन यूके से लिया गया है। ठीक है, शासन की संसदीय प्रणाली, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से, तो यूनाइटेड किंगडम से। और आपात उपबंध जो लिया गया है, ये लिया गया है आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है, आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ के संविधान से, तो देखिए मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, शासन की संसदीय प्रणाली यूके मतलब ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के, और आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के, और शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। आपात उपबंध कहाँ से, तो जर्मनी का वीमर संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से। ध्यान रखेंगे इसको। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत कहाँ से क्या लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं, पता है ना। मौलिक अधिकार कहाँ से, तो अमेरिकी अधिकार पत्र से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से ना, तो आयरिश संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बी का तीसरा, और मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ के संविधान से, तो मंत्रिमंडलीय सरकार ली गई है ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध लिए गए हैं केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। ठीक है, तो डी आंसर हो गया। ठीक है, डी आंसर हो गया। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ध्यान में आ जाएगा। मौलिक अधिकार कहाँ के, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिकी अधिकार पत्र से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान मतलब आयरलैंड के संविधान से। और मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ के, तो ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध ये कनाडा के संविधान से। ध्यान रखेंगे, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत कहाँ से क्या लिए गए हैं, तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कनाडा के राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा के संविधान से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा और डी का पहला, तो डी आंसर हो गया। ध्यान रखेंगे। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से।
और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा के संविधान से, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक तरफ है और एक तरफ दो सूचियां हैं भारतीय संविधान के मध्य और जिस देश से अपनाया गया है, तो इसको मैच करना है। काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये एक न एक होते ही हैं किसी भी एग्जाम्स में, या पीसीएस हो या फिर जनरल। इसको ध्यान से करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपको पता है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और मूल अधिकार कहाँ से? तो मूल अधिकार आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कहाँ से? तो संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? ए का तीसरा, बी का पांचवा, सी का पहला और डी का दूसरा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा के संविधान से। ध्यान रखेंगे इसको कि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित, ये कनाडा के संविधान से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और सारे भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो कहाँ के? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, रसिया से, पूर्व सोवियत संघ वो था, वहीं से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। मूल कर्तव्य 51 क या 51 ए मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं था, मतलब पहले संविधान का भाग नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। देखिए, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो सही है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ये भी सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है। देखिए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है, स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। बी होगा। ए तथा आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसलिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है मूल अधिकारों की अवधारणा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा
सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियां तथा उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि फ्रांस से गणतंत्र, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है कहाँ? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है मूल अधिकार का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो अमेरिका के संविधान से हुआ है। डी आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम ये पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर भी कर दीजिए, अपने ग्रुप में जो भी तैयारी कर रहे हो बच्चे, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो और भी सब्जेक्ट का बनाऊं तो आपको मिल सके। ठीक है, और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। और टीचर्स का वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाला है। फिर बीपीएससी का जो 72 का वैकेंसी है वो भी आएगा, वो भी जल्दी ही एग्ज़ाम है। और अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होंगे, या फिर बीएसएससी का जो ग्रेजुएट CGL 4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए, ये सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। ठीक है, या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन दे रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी वगैरह, तो उन सब के लिए भी, क्योंकि जो ऊपर के लेवल में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं पीसीएस या आईएएस या फिर कहीं भी, तो वो उसके आसपास से ही क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको करते चलिए। और लेक्चर वाइज भी 1 2 जैसे L1 L2 ऐसे करके लेक्चर वाइज, मतलब सीरियल ढंग से ही करवाता चल रहा हूँ, तो उस हिसाब से ही करते चलिए। ठीक है, पूरा सेशन देखना ज़रूरी है, तभी आप मतलब कंसोलिडेटेड संग से, मतलब कि कम्प्रिहेंसिव ढंग से तैयारी हो सकता है। और सेशन को पूरा देखिए, तभी जा कर के आपकी तैयारी बेहतर होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।